हेलो गाइज, नमस्कार। वेलकम टू श्री गणेश सा आईएएस। और इस लेक्चर सीरीज में हम हिस्ट्री की सीरीज शुरू करने वाले हैं। इसमें पहला सीरीज है एंसेंट हिस्ट्री। तो एंसेंट हिस्ट्री का ये समरी है। तो इस समरी में बात करते हैं कि ये हिस्ट्री होता क्या है। तो लिटरल मीनिंग हिस्ट्री का होता है कि सर्टेनली हैपेंड, है ना। सर्टेनली हैपेंड, कुछ भी हुआ हो उसको हिस्ट्री कहते हैं। तो हिस्ट्री मीन्स द नोइंग द पास्ट, पास्ट के नॉलेज को हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम बात करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी और नेशन। ठीक है, यहाँ पे सोसाइटी, मैन की सोसाइटी मतलब कि ह्यूमन की सोसाइटी, इससे हम देखते हैं कि ह्यूमन का कैसे क्या सोशियो पॉलिटिकल, है ना, किस तरह से ह्यूमन सोशली डेवलप किया, पॉलिटिकली डेवलप किया, इकोनॉमिकली डेवलप किया, टेक्नोलॉजिकल डेवलप किया। तो मतलब जो भी पास्ट में जो भी इवेंट हुए हैं हमारे साथ, वो हिस्ट्री में आपके काउंट होते हैं। तो आइडेंटिटी ऑफ ईच कंट्री और नेशन इज आइडेंटिफाइड बाई इट्स कल्चर और सिविलाइजेशन। और हर कंट्री का अपना एक कल्चर और सिविलाइजेशन होता है। उसी कल्चर और सिविलाइजेशन से हम समझ पाते हैं कि किस तरह से जो हिस्ट्री, जो आपकी चेंजेस आए, किस तरह से कल्चरल बिहेवियर था, क्या सिविलाइजेशन थी। ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स कम अंडर कल्चर वे द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन्स वंस वंडर सिविलाइजेशन। तो विष्णु पुराण कहता है कि इज मेंशन दैट इंडिया इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ द सी ऑफ द साउथ ऑफ हिमालय, है ना। तो विष्णु पुराण में ऐसा कहा गया है कि इंडिया इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ सी, है ना, और साउथ ऑफ हिमालय। तो हिमालय अगर ये हो गया तो इधर इंडिया हो गया, और ये आपका ओशन हो गया। ठीक है जी। तो वैसे करके एक जैन अवस्था है जो कि पर्शियंस की जो सेक्रेड बुक है, वो ये कहता है कि यूजेस द टर्म सप्ता सिंधु। सप्त सिंधु का इन्होंने नाम दिया था इंडिया के लिए। ठीक है, कि सेवन रिवर्स ऑफ द सरस्वती। ग्रीक्स ने यूजेस करा टर्म इंडोस एज अ रिवर, उसको फिर रिवर को सिंधु जो होता है तो उन्होंने इंडोस कहने लगा। और सिंधु सब्सिक्वेंटली बोरो द टर्म फ्रॉम द पर्शियन। ठीक है, तो सिंधु जो पर्शियन से टर्म को बोरो करा गया है। ईरानी और पारसी बुक्स जो हैं, नेमली जिनका नाम है मेहरियास्त और यसना, देर इज़ अ मेंशन ऑफ हप्त सिंधु इंस्टीड ऑफ सप्त सिंधु। तो ये लोग हप्त सिंधु कहते हैं। ठीक है, कौन? ईरानी और पारसी। तो इन्होंने ये कहा कि ये एक क्या कहते हैं, हप्त सिंधु नाम से इन्होंने इसका टर्म का नाम दिया। उसके बाद से हेरोदत्स और ये जो फेमस ग्रीक हिस्टोरियन थे हेरोदत्स, ठीक है, इनको कहा था कि ये पहले जो हिस्टोरियन भी थे। तो द फेमस ग्रीक हिस्टोरियंस यूज द टर्म इंडोस, इन्होंने इंडोस टर्म का यूज़ किया टू द क्षत्रपय ऑफ द पर्शियन एम्पायर। ठीक है, ग्रेजुअली जो ग्रीक और रोमन राइटर्स हैं उन्होंने बिगन यूज़ करा, ये सारे मतलब होल कंट्री को उन्होंने इंडस नाम का टर्म यूज़ देना शुरू किया। चाइनीज़ यूज़ द टर्म तेंचू और चुनातू फॉर इंडिया। चाइनीज़ इंडिया को कहते थे ताइंचू और चुआनतू। तो ये याद रखिएगा, ताइचू और चुआनतू, ये इंडिया को चाइनीज़ कहते थे। ठीक है, हेवन तेसांग प्रमोट्स करा द टर्म युनतू टू रेफर इंडिया। और हेवन तेसांग क्या टर्म यूज़ करते थे? तो ये युनतू टर्म को यूज़ करते थे हेवन तेसांग इंडिया को प्रमोट करने के लिए। तो ये याद रखना कि चाइनीज यूज़ द टर्म तेंचू और ये चुनातू। और जो हेवन तेसांग जो था, ठीक है, जो कि हर्षवर्धन के टाइम में आया था, एक चाइनीज़ प्लीमरिज था चाइनीज। तो वो जब आया था तो वो इंडिया को यीन तू के से रेफ़र करता था। 6th सेंचुरी बीसी में फर्स्ट टाइम पणिनि जो थे, जो पणिनि जिन्होंने पहली जिन्होंने बुक लिखी थी व्याकरण की, ठीक है, वर्ल्ड में इवन, तो वो 6th सेंचुरी बीसी में फॉर द फर्स्ट टाइम ये मेंशन करते हैं टर्म भारत का। तो ये याद रखना, पणिनि ने टर्म भारत यूज़ किया था फॉर अ रीजन, उस रीजन में जहाँ पे विच वाज ओनली 1 आउट ऑफ 22 जनपदा। ठीक है, जहाँ पे 22 जनपदा हैं, और एसोसाइड फ्रॉम कम्बोजा टू मगध इन नॉर्दर्न इंडिया। फिर 150 बीसी ड्यूरिंग में फिर आपके माफ़ करिएगा, पणिनि ने जो योग सूत्र लिखा था, मैं उसकी बात सॉरी यस, पणिनि का व्याकरण का किताब था, और पतंजलि का ये जो था आपका पतंजलि ने आपका योग्य भाष्य लिखा था। तो उन्होंने भी आर्यावर्त शब्द का उल्लेख किया है। ठीक है, पणिनि जो थे पहले ग्रामर उन्होंने लिखा था, पणिनि का पहला ग्रामर था। और ये पतंजलि जो थे, इनका योग्य जो है योग सूत्र इन्होंने लिखा था। तो उसमें इन्होंने एक रीजन आर्यवर्त का इन्होंने नाम किया था। तो पणिनि ने भारत का यूज़ किया था और पतंजलि ने आर्यावर्त का यूज़ किया था। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट जानने वाली बात है कि पणिनि ने भारत का यूज़ किया था, और आपका ये इनका नाम पतंजलि ने आर्यावर्त का नाम इस्तेमाल किया था। ठीक है, अब मेजर सेक्रेड रिवर ऑफ इंडिया कौन है? सबसे पवित्र नदियां भारत की, तो उसमें गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, इंदस और
कावेरी। तो इन नदियों का नाम दिया गया है, ठीक है। और ये सातों नदियाँ जो हैं, ठीक है। और 7 होली सिटीज़ भी हैं, अयोध्या, मथुरा, माया यानी कि हरिद्वार। तो याद रखिएगा हरिद्वार को माया कहते थे, ठीक है। फिर उसके बाद काशी बनारसी, फिर से कंजीवराम, ठीक है। उसके बाद अवंतिका जो कि उज्जैन, और द्वारवती यानी कि द्वारिका था, ठीक है। तो ये द्वारिका हुआ यानी कि द्वारावती, तो द्वारिका नाम से हुआ, ठीक है। उसके बाद से जो मोनेस्ट्री जो एस्टेब्लिश किया था किसने, तो शंकराचार्य ने मोनेस्ट्री एस्टेब्लिश किया था। उसका पहला नाम जो एक था ज्योति मठ, जो था ये आपका बद्री केदार के पास है, बद्रीनाथ केदारनाथ के पास हिमालय में। उसके बाद से सर्द मठ है, ये है द्वारिका में। तो ये ऐसे पूछ देता है कौन सा कहाँ पे है, तो नॉर्थ में ज्योति हो गया, ठीक है। और उसके बाद से आपका जो गोवर्धन मठ हो गया वो हो गया आपका पुरी में। श्रृंगगरितनाथ है, ठीक है। तो श्रृंगार जो मठ है ये आपका मैसूर में हो गया। और देखिए एस से साउथ, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, है ना। और आपका जो सरदा मठ हुआ ये आपका हुआ कहाँ पे, द्वारिका में। तो शारदा मठ आपका हुआ द्वारिका में। तो इस तरह से देखा जाए तो ज्योति मठ जो है आपका हिमालय में हो गया। तो शंकराचार्य ने 4 मोनेस्ट्री एस्टेब्लिश किया थी। मोनेस्ट्री मतलब मठ एस्टेब्लिश किया था। तो सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री क्या हो सकता है, इंडिया की हर हिस्ट्री का अपना एक सोर्स होता है। तो कहाँ से हमें पता लगे कि हाँ ये ऐसी चीज़ें हुई थी, तो जो चीज़ें हैं कि या तो आप आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में जैसे, और दूसरा हो गया लिटरेरी सोर्सेज। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होता है, जहाँ से आर्कियोलॉजिकल नॉलेज मिले, है ना। जैसे मान लो कोई बिल्डिंग हो गया, मोनूमेंट हो गया, है ना, या फिर कोई रॉक पिलर हो गया, स्टैचू हो गया, क्वाइंस हो गया, मोनूमेंट्स हो गए। तो ये सब आर्कियोलॉजी के एविडेंस होते हैं। तो आर्कियोलॉजी इज द साइंस थ्रू विच द नॉलेज ऑफ द फिजिकल लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ एंशिएंट टाइम्स इज ऑब्टेन्ड बाय द डिगिंग आउट द मटेरियल हिडन इन द वूम ऑफ द अर्थ। जैसे हड़प्पा को हमने कैसे खुदाई करके ही तो पता लगा कि मोहनजादाड़ो इस तरह से शहर था, कोटदीजी ये था, है ना। तो बनवाली इस तरह से था, बनवाली में चूड़ियाँ बनती थी। फिर से जो आपका लोथल है वहाँ पे एक डॉकयार्ड था। तो ये सब हम कहाँ से पता करते हैं, ये हम आर्कियोलॉजिकल सर्विसेज से पता करते हैं। और उसके बाद से क्वाइंस। अब क्वाइंस का क्या रोल है कि हर जब भी कोई रूलर होता है तो वो अपनी या तो अपना वो कुछ सिंबल देगा, या फिर जिस रिलीजन का वो प्रोपेगेट करना चाहता है वो देगा, है ना। जैसे वीणा का सिंबल किस में था, है ना, जब क्वाइन में, ठीक है। तो वीणा इवन औरंगजेब के टाइम में भी वीणा का वो वीणा बजाता था, ठीक है। उसके बाद से जो हर्षवर्धन थे उनके टाइम में भी था। फिर से हिंदू गॉडेस एंड गॉडेसेस उनका भी जो क्वाइंस होता था, तो वो बताता है कि कौन से ईयर में किस तरह के मतलब जो मतलब कल्चर को भी दिखाता है, सिग्निफिकेंस दिखाता है उस टाइम का, ठीक है। उसके बाद से पंचमार्क कॉइन्स जो मॉडर्न पीरियड में यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। उसके बाद मॉन्यूमेंट्स यानी कि बिल्डिंग्स वगैरह ये सब भी बताती हैं आपकी। अब आर्क्यूअल एविडेंस की बात करते हैं तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिलायबल सोर्स ऑफ द हिस्ट्री राइटिंग्स आर इंग्रेव्ड आर्टिकल्स। जो आर्टिकल्स इंग्रेव्ड लिखे गए हैं, द स्टडी ऑफ इंस्क्राइब्ड आर्टिकल्स इज कॉल्ड एपिग्राफी। तो ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ राइटिंग इज फाउंड इन द हड़प्पन सील। तो हड़प्पन के सील्स पे लिखा रहता था। तो कई लोग तो कहते हैं कि भाई डेसिफर हो गया हड़प्पन का, ठीक है। मैडम सीतारमन भी कहा था कि हम डेसिफर कर रहे हैं, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, क्या लिखा है हड़प्पन के सील्स में। फिर से उसके बाद से राइटिंग सिस्टम अशोका जो इंग्रेव्ड है आपका, जो कि मोस्ट एंशिएंट होता है। तो अशोका ने अपने इंस्क्रिप्शन में कौन कौन सी भाषा यूज़ की थी, तो ये हमारे लिए जानने वाली बात है। तो उसने कौन सा स्क्रिप्ट यूज़ किया था, तो वो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट का यूज़ किया था, खरोष्ठी का यूज़ किया था, अरामिक का किया था, ग्रीक का किया था। तो उस टाइम जो भी मतलब जो फेमस जो उस टाइम की जो स्क्रिप्ट थी, तो वो अशोका ने यूज़ किया था। उसमें ब्राह्मी, खरोष्ठी और अरामिक ये सब सारे और ग्रीक थे। तो स्टडी ऑफ डेवलपमेंट स्क्रिप्ट इज कॉल्ड पैलियोग्राफी। तो इसको जो डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट्स को कहते हैं पैलियोग्राफी। तो ये याद रखना। तो ये अगर पैलियोग्राफी क्या होता है भाई, तो ये आपका हो गया द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ स्क्रिप्ट इज पैलियोग्राफी। जूनागढ़ इंस्पेक्शन, ये भी एक इंस्पेक्शन है। तो इंस्पेक्शन जैसे मान लीजिए कि एक अपने ये एक दीवार अपने बना दिया, या फिर एक रॉक लिख दिया, रॉक पे अपना नाम लिख दिया कि फलाना सिंह स्वर्ण अक्षरों से लिखते हैं कि, जैसे आप देखते हो नहीं गाँव में जब आप टर्न करते हो तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि माननीय विधायक जी की उपस्थिति में, सांसद की उपस्थिति में, चरण, ऐसे गोल्डन वर्ड्स में लिखा रहता है। तो वो इंस्क्रिप्शन ही इस तरह से होता है, भले वो आजकल के इंस्पेक्शन में फर्जी पेंट लगाते हैं 2 नंबर का। तो जो जूनागढ़ इंस्पेक्शन ऑफ रुद्रमन, ये ओल्डेस्ट एग्जाम्पल है संस्कृत लैंग्वेज का, है ना।
और ये यहाँ पर जूनागढ़ इंस्पेक्शन में ये रुद्रा दमन यहाँ पे जो लेक है उसका विवरण दिया गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जूनागढ़ इंस्पेक्शन काफ़ी फेमस है। तो जूनागढ़ इंस्पेक्शन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ये क्या था, क्या इससे संबंधित थी। अभी जस्ट हम इंट्रो पार्ट चल रहे हैं। अब मेजर इंस्क्रिप्शन क्या है भाई, कुछ मेजर इंस्क्रिप्शन है, जैसे समुद्रगुप्त का इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो समुद्रगुप्त का जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, उसके बाद से ऐहोल इंस्पेक्शन है पुलकेशिन II का, ठीक है। तो पुलकेशिन का ऐहोल है। ग्वालियर इंस्पेक्शन है भोज का, तो ये याद रखिए ग्वालियर किसका है, तो भोज का है। तो इट इज नोन टू अस फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन दैट द टैक्स फ्री लैंड विच वाज प्रोवाइडेड टू द ब्राह्मण्स वाज कॉल्ड अग्रहारा। और यहीं से हमें अग्रहारा जो होता है, तो अग्रहारा क्या होता है, टैक्स फ्री लैंड होता है जो कि ब्राह्मण्स को देते हैं, ठीक है, ताकि ब्राह्मण जो है राजा का गुणगान गाए जनता के बीच में, राजा महान है, ठीक है। तो ये अग्रहारा का कंसेप्ट याद रखना, इन्हीं इंस्क्रिप्शन से हमें पता लगता है कि अग्रहारा क्या होता है भाई, तो टैक्स फ्री लैंड होता है, ठीक है। उसके बाद क्वाइंस के बारे में कहते हैं, तो स्टडी ऑफ क्वाइंस को क्या कहते हैं, ये आपका न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं, ठीक है। तो न्यूमिस्मैटिक्स जो होता है, मैटिक्स जो होता है, मतलब नूमी से आप याद रखिएगा क्वाइन की स्टडी करते हैं। तो इसमें रिकॉर्ड्स होता है क्वाइंस का, ऑल्सो कंसिडर टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। द ओल्डेस्ट क्वाइंस ऑफ इंडिया विच बिलोंग टू 5th to 6th सेंचुरी BC आर कॉल्ड पंचमार्क क्वाइंस। तो ये पंचमार्क क्वाइंस जो है आपका महाजनपद पीरियड में चलते थे, फिर इवन मॉडर्न पीरियड में भी चलते थे ये क्वाइन, ठीक है। 6th सेंचुरी BC में क्या हुआ था, गौतम बुद्ध जी की जन्म हुई थी। देयर वॉज नो वर्ड और लेप्टा इंस्क्राइब्ड ऑन द क्वाइंस, दोज क्वाइंस आर कॉल्ड सरपनास इन लिटरेचर। जहाँ पे कोई भी क्या हो, कोई नो वर्ड ना लिखा हो, कोई लेप्टा ना हो, कुछ भी ना लिखा हो, उसको हम कहते हैं कर्षपना इन लिटरेचर, ठीक है। तो ये कर्षपना आपका हो गया जिसपे कुछ मेंशन ना हो। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया द क्रेडिट ऑफ सर्कुलेटिंग इंस्क्राइब्ड गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स जो पहली बार जो लाते हैं वो आपके इंडो ग्रीक्स लाते हैं, या फिर इनको इंडो यवना रूलर्स भी कहते हैं। तो जी से गोल्ड और जी से ग्रीक, तो इससे हम याद कर सकते हैं कि गोल्ड कॉइन्स पहली बार कौन लाया था, तो भाई ये इंडो ग्रीक्स जो आपके लाए थे। उसके बाद 10 कुसाना है द फर्स्ट इशूड कॉपर कॉइन। तो के से कॉपर याद रखना यार, मतलब सी से कॉपर होता है, बट के से वी कैन ऑल्सो प्रोनाउंस फ्रॉम द कॉपर, नॉट कॉपर, कॉपर कहते हैं ना, कॉपर। तो कुसानाज ने पहली बार इशू किया था फर्स्ट टाइम कॉपर कॉइन्स का, ठीक है, और इंट्रोड्यूस किया गोल्ड कॉइन्स का जो कि 24 कैरेट का था। तो ये कुशाना रूलर इसलिए फेमस थे, ठीक है। तो कुशाना रूलर्स का ये हो गया। उसके बाद से कहता है कि ऑन द क्वाइंस ऑफ द कुशाना रूलर्स, ठीक है, वीमा कदाफिस है ना। तो वीमा जो ये थे, वीमा द रूलर जो थे कुशाना रूलर के, वीमा कैडाफिस इंस्क्राइब्ड इज द फिगर ऑफ शिवा। तो इसने शिवा के फिगर को इंस्क्राइब किया था, स्टैंडिंग ऑन द बुल शैडो ऑन विच द महेश्वर इज रिटेन बाई विच वीमा इज इंटरप्रेटेड इज अ डिवोटी ऑफ शिवा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वाइंस ऑफ जो कुशाना रूलर था जिसका नाम था वीमा कैडेप्सिस, तो उसने क्या किया था, शिवा को स्टैंड कराया था बुल के शैडो पे। शिवा इज स्टैंडिंग इन द बुल शैडो, है ना। बुल आपको पता होगा बुल क्या होता है, ठीक है। जो आप कभी गए होगे शंकर जी के मंदिर में तो वहाँ देखोगे एक बुल होता है ना, बैठा होता है उसी के शैडो में। तो इससे पता लगता है, उस पर महेश्वर भी रिटेन है और उसके शैडो पर ऑन शैडो महेश्वर इज रिटेन। तो इससे ये पता लगता है कि वीमा कदाफिस जो था वो शिवा का एक डिवोटी था। फिर से उसके बाद से ऑन द बेसिस ऑफ समुद्रगुप्त ही इज डेडिकेटेड प्लेइंग वीणा। तो समुद्रगुप्त भी क्या है आपका, जो मैं आपको बता रहा था, औरंगजेब भी वैसे बीड़ा बजाता था, तो समुद्रगुप्त भी वीणा का बजाता था। तो इससे पता लगता है कि जो उस टाइम की आपका क्या कहते हैं, म्यूजिक शायद फ्लरिश होगा, ठीक है। तो समुद्रगुप्त गुप्ता और कमुआर गुप्ता क्वाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हिज अश्वमेध यज्ञ, और अश्वमेध यज्ञ के बारे में भी इनके क्वाइन से हमें कुछ जानकारियाँ मिलती हैं, ठीक है जी। तो अश्वमेध यज्ञ से भी हमें कुछ जानकारी मिलती है। तो ये ऑन द क्वाइंस ऑफ समुद्रगुप्त इसको मेंशन किया गया है प्लेइंग वीणा का। फिर से ऑन द क्वाइंस ऑफ सतवाहना जो हैं, तो जो सतवाहना जो किंग थे याजनश्री सतकर्णी, तो उसमें शिप का पिक्चर है, शिप मतलब जहाज। एंड क्वाइंस ऑफ कनिष्का रिवील्स द फेथ इन बुद्धिज़्म। और ये जो कनिष्का के जो कॉइन्स हैं वो बताते हैं कि बुद्धिज्म पे उनका फेथ था, तभी तो जो लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो कनिष्का के ही रूल में तो हुई थी, ठीक है। उसके बाद से कल्हना का जो रजत रंगनी है, कल्हना वाज द फर्स्ट हिस्टोरियन, ठीक है, ऑफ इंडिया। तो ये फर्स्ट रियल हिस्टोरिकल बुक इसने रजत रंगनी लिखी थी, जो कि एक इन हिज पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द नॉर्थ इंडिया अप टू बी 12th सेंचुरी इज डिस्क्राइब। तो मतलब कि पॉलिटिकल हिस्ट्री नॉर्थ इंडिया का 12वीं सेंचुरी तक इसने डिस्क्राइब किया इसमें, ठीक है।
उसके बाद आता है कि कुछ इनिशियल फॉरेनर्स जो थे, तो अब हमें फॉरेनर से भी, जो फॉरेनर की जो डायरी है, जो फॉरेनर की किताबें हैं, उनसे भी तो हमें बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिलती है ना, कि जब वो आए तो अपने ट्रैवल लॉग में उन्होंने क्या क्या लिखा होगा। तो कुछ इनिशियल फॉरेनर्स आए, जैसे कि सबसे पहले इंडिया में ग्रीक्स आए। तो जी ये जो ग्रीक्स थे, तो ग्रीक ने ऐसा फर्स्ट अटैम्प्ट किया टू राइट द हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट इंडिया। तो ग्रीक्स वर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, इन्होंने पहला अटैम्प्ट किया कि वो भाई इंडिया के बारे में कुछ लिखें, है ना। वैसे भी ग्रीक वगैरह ये सब थोड़े बड़े शौकीन व्यक्ति थे, है ना, और अपने यहाँ तो लोग बस मंत्रों का उच्चारण वगैरह एकदम बहुत ज़बरदस्त तरीके से करते थे, ठीक है जी। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट था टू राइट द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। द मोस्ट नोटेबल ऑफ दीज आर हेरोडोटस। तो ये हेरोडोटस जिसमें था, जो सबसे इंपॉर्टेंट था। उसके बाद से नीराकस था, मेगास्थनी था, फिर आपका प्लूटार्क था, उसके बाद एरियन था, और फिर ये पेलेनी था। मेगास्थनीज रोड द बुक नेम्ड इंडिका। तो मेगास्थनी जो इंडिका की बुक लिखा, इंडिका। अब मेगास्थनी के वजह चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में एम्बेसडर था, ग्रीक का एम्बेसडर था ये, ठीक है। तो ये एज ए एम्बेसडर वर्क करता था वहाँ पे, एम्बेसडर था, है ना, राजदूत था वहाँ का, ठीक है। वो रिलेशनशिप्स को डील करता था इंडिया और ग्रीक के बीच में, है ना। अब ग्रीक क्यों इंटरेस्टेड थे इंडिया में? क्योंकि उनको यहाँ से बहुत सारा कॉटन मिलता था, बहुत सारे रॉ मटेरियल मिलता था, और भी इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट्स थे वो उस समय यूरोप में काफ़ी पॉपुलर थे, और स्पेशली स्पाइसेस की तो ज़्यादा ही डिमांड थी, मसाला, ठीक है। सेकेंड फेज ऑफ हिस्ट्री होता है अकाउंट्स बिगिन विथ एल्बोरिनी। अब जो सेकेंड फेज हिस्ट्री का होता है वो एल्बोरिनी से होता है। एल्बोरिनी आता है, किताब उल हिंद बुक लिखता है। अब इसके बारे में बता दें तो एल्बोरिनी का खीवा सेंट्रल एशिया में इसका जन्म हुआ था 973 एडी में, और ये 1048 एडी गजनी में ये मारा जाता है, ठीक है, मतलब मर जाता है, नॉट मारा जाता है। तो ये तहकीक हिंद बुक लिखता है अपनी, ठीक है। तो एल्बोरिनी ने तहकीक हिंद किताब अपनी प्रस्तुत करता है। इसमें वो इंडिया के कल्चरल और सोसाइटी के बारे में काफ़ी बड़ा विवरण दिया है, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि इम्पेरियलिस्ट हिस्टोग्राफी क्या है। तो अब जो इम्पेरियलिस्ट मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे, थर्ड फेज कब होता है? जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं, तो वो उनको इंडिया की स्टडी करने में उनका एक तो वेस्टेड इंटरेस्ट भी होता है, साथ में वो इंडिया को जानना और समझना भी चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया भी एशियाटिक सोसाइटी भी उन्होंने एस्टेब्लिश किया था एट कलकत्ता में, ठीक है। विलियम जोन्स थे उसमें। तो एशियाटिक सोसाइटी वाज फाउंडेड इन 1784 इन बंगाल बाई विलियम जोन्स। द मोस्ट फेमस ऑफ द 20th सेंचुरी हिस्ट्री जो थे ये आपके विंसेंट अर्थर स्मिथ थे, इस सबसे फेमस हिस्टोरियन थे। इन्होंने कंपोज किया द फर्स्ट वेल प्लान्ड हिस्ट्री ऑफ एंसेंट इंडिया विच वाज पब्लिश्ड इन 1904। तो ये एंसेंट इंडिया का इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था 1904 में। इनका नाम था विंसेंट ऑर्थर स्मिथ, ठीक है। और एशियाटिक सोसाइटी 1784 में बनाई गई थी। द फेमस जर्मन स्कॉलर जो मैक्स मुलर थे, वो ट्रांसलेट किए वेदा को एज सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट, ठीक है। उन्होंने वेदा को ट्रांसलेट किया, और उन्होंने ये कहा कि वेदास जो हैं ये सेक्रेड बुक्स हैं ऑफ ईस्ट की, सबसे सेक्रेड बुक है वेदा। 1904 में एक ICS ऑफिसर जो यही आपके जो VA स्मिथ होते हैं, उन्होंने लिखा एक किताब जिसका नाम था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो अगर पूछे कि हु रोड द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो दैट इज़ द VA स्मिथ। तो ये हमें वेरी की विंसेंट आर्थर स्मिथ, तो ये भी हमें जानने की बात है। अब जो नेक्स्ट आता है नेशनलिस्ट व्यू। अब भाई देखो, ब्रिटिशर्स ने तो अपना अपना व्यू लिख दिया। अब इंडिया वाले कहे कि अच्छा तुम ऐसी कुछ भी लिख दोगे, हमारे गलत इंटरप्रिटेशन करके हम अपने तरीके से लिखेंगे, ठीक है। इंडिया ने कहा कि ये इनकी हिस्ट्री आधी से ज़्यादा तो बायस्ड है ना। इसमें इन्होंने दिखाया है कि जो इम्पेरियलिस्ट हैं, जो कॉलोनियलिस्ट रूलर्स हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि इंडिया असभ्य है, सभ्य नहीं है ना, इंडिया में सुपरस्टिशन है। नहीं भाई, इंडिया इज़ वेरी आगे, ठीक है, बहुत आगे है इंडिया। तो प्रोमिनेंट हिस्टोरियंस इंडिया के आए, जैक डियर भंडारकर, SC मजुमदार, PV काने, ठीक है, और ये आपके KP जायसवाल। तो KP जायसवाल ने एक किताब लिखी थी हिंदू पॉलिटी, जो कि पब्लिश हुआ था 1924 में। तो याद रखना कि हु रोट, तो KP जायसवाल ने लिखा था हिंदू पॉलिटी की बुक इन 1924। यही सब बुक्स आती हैं, यही सब आता है एग्ज़ाम में, है ना। तो यही सब एग्ज़ाम में आएगा गाइज, तो बी केयरफुल। तो KP जायसवाल ने एक किताब लिखी जिसका नाम था हिंदू पॉलिटी, जो कि पब्लिश हुआ था 1924 में। उसके बाद से SC राय चौधरी, इन्होंने लिखा पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। SC राय चौधरी ने लिखा किताब जिसका नाम था पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इसमें इन्होंने पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंसेंट इंडिया के बारे में काफ़ी बड़ा डिस्क्रिप्शन अपना दिया था। तो ये नेशनलिस्ट व्यू हो गया, जो नेशनलिस्ट लीडर थे। उसके बाद से आगे RC मजुमदार, है ना, ये भी बड़े फाइन हिस्टोरियन थे। इन्होंने लिखा हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल, ठीक है।
इंडियन पीपल सॉल्ट विच वॉज पब्लिश्ड इन 11 वॉल्यूम में इसको पब्लिश किया गया। नीलकंठ शास्त्री बड़ा फेमस हिस्टोरियन है, इन्होंने लिखा बुक हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, और उन्होंने एक और किताब लिखी हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। उसके बाद आते हैं आर के मुखर्जी, इन्होंने लिखा कि हिंदू सिविलाइजेशन नाम की बुक लिखी। इन्होंने चंद्रगुप्त लिखा, अशोक लिखा एंड फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया किताब लिखी। पी.वी. काने ने लिखा हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्रा। ठीक है, तो ये कुछ फेमस इंडियन हिस्टोरियंस हैं, इनके नाम जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्लीज़ इनके नाम को याद कर लीजिएगा। अब आता है मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी ऑफ हिस्ट्री। अब मार्क्सिस्ट क्या होते हैं? मार्क्सिस्ट की जो हिस्ट्री होती है वो हमेशा दो क्लास में बांटती है, हैव क्लास एंड हैव नॉट क्लास। ठीक है, वो सिर्फ मतलब सोसाइटी को टू क्लासेस में डिवाइड करते हैं, हैव्स एंड हैव्स नॉट्स। एक जिनके पास है और जिनके पास एक नहीं है, और हैव्स हमेशा एक्सप्लॉइट किया है हैव नॉट्स का। ठीक है, मार्क्सिस्ट जो हिस्टोरियन है ये भी कहते हैं मार्क्सिस्ट थ्योरी के हिसाब से कि जो प्रिमिटिव एज था उसमें किसी तरह का एक्सप्लॉइटेशन नहीं था, सबके पास मतलब जो भी ऑनरशिप पूरी कम्युनिटी की होती थी, सबका जंगल होता था, किसी एक का जंगल नहीं होता था, सब एक साथ मिलकर शिकार करते थे। ठीक है, लेकिन जैसे आपका जब हम एज में, जब प्रिमिटिव एज के बाद आते गए, जब स्लेव सोसाइटी बना, ठीक है, उसके बाद से फिर आपका ये फिर जमींदारी सिस्टम, यानी कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं इन्होंने भी एक्सप्लॉइटेशन किया, उसके बाद से फिर कैपिटलिज्म आया, तो सब ने एक्सप्लॉइटेशन किया है। तो ये मार्क्सिस्ट व्यू होता है। तो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी ऑफ हिस्ट्री वाज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आइडियोलॉजी। ठीक है, तो इन्होंने बात की है प्रोमेटिव कम्युनिज्म की, फिर बॉन्डेज की जहाँ पे स्लेव बनता है ना, उसके बाद फ्यूडलिज्म, फिर कैपिटलिज्म, और फिर इन्हें लास्ट में कहा है कि कम्युनिज्म, जहाँ पे सब खुश रहेंगे, है ना। जैसे अभी क्यूबा क्या है, क्यूबा एक कम्युनिस्ट सोसाइटी है, चाइना क्या है, कम्युनिस्ट सोसाइटी है, बट इन रियलिटी वहाँ पे कम्युनिज्म भी सक्सेसफुल नहीं रहा है, इवन यूएसएसआर में भी। तो द 5 स्टेजेस वर डिफाइंड बाय द कार्ल मार्क्स एंड एफ एंजल्स हु वर प्रमोटर्स ऑफ द कम्युनिज्म। तो ये फादर एंजलस और ये कार्ल मार्क्स, ये इन दोनों की इसमें इन्होंने कम्युनिज्म की बात करी है। अब बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल मोन्यूमेंट्स की। तो आर्कियोलॉजिकल मोन्यूमेंट्स क्या हो सकता है? जैसे मान लो कि लेट्स सपोज कि आपका भीमबेटका का कीव हो सकता है, इट इज़ ऑल्सो द सोर्स ऑफ, ये आपका हो गया। ठीक है, अब बताना भीमबेटका जो केव में कौन गया था पहली बार, जो विजिट किया था। ठीक है, तो ये अब बताइएगा। ठीक है, तो एंशिएंट बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, स्कल्पचर्स etc सम अंडर दिस गिव अ सेंस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ डिफरेंट एरियाज। अब देखो बिल्डिंग और टेम्पल क्या करता है, जितनी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग, जितना बड़ा बिल्डिंग, उतना प्रॉस्परस स्टेट, है ना। जैसे कि मैं बता दूं, अब जब वैदिक एज था तो वैदिक एज में लोग पेस्ट्रोल पीपल थे, तो उनका कोई सोर्स नहीं मिला, है ना, मतलब वो घुमक्कड़ की ज़िंदगी जीते थे। और हड़प्पन वाले उनकी अर्बन सिविलाइजेशन थी, तो उनके पूरी सेटअप बनाया था उन लोगों ने। उसके बाद से जैसे मान लो कि आप ताजमहल देख लो, है ना, या फिर आपकी जो साउथ सदर्न इंडिया की जो बिल्डिंग्स हैं, जो मोनूमेंट्स हैं, जो टेम्पल्स हैं, लाइक मीनाक्षी टेम्पल हो गया, बृहदेश्वरा टेम्पल हो गया, है ना। तो ये सब टेम्पल, या फिर आपका खजुराहो का टेम्पल हो गया, ये टेम्पल कहीं ना कहीं उस समय की प्रॉस्पेरिटी को बताता है, उस टाइम की कल्चर को बताता है, तो यानी कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को बताता है। ठीक है, तो देयर वाज अ यूज़ ऑफ आयरन इन काशी अराउंड 1500 BC। अ लार्ज स्केल एक्सकवेशन वाज डन एट द कौशाम्बी के पास किया गया अंडर द एजिस ऑफ प्रयाग यूनिवर्सिटी के पे। फ्रॉम हियर उद्यान पैलेस एंड मोनेस्ट्री नेम्ड घोसीता राम वेयर फाउंड। तो ये भाई घोसीता राम नाम का एक मोनेस्ट्री फाउंड हुआ, यहाँ पे उद्यान पैलेस भी मिला। ठीक है, एग्जीक्यूशन एट अ प्लेस कॉल्ड अरिका मेदू कहाँ है? तो भाई तो पुदुचेरी में, पौंडीचेरी में है, जो कि साउथ इंडिया में। यहाँ पे हमें रोमन कॉइन्स मिला है, पीसेस ऑफ लैम्प मिले हैं, यूटेंसिल्स मिले हैं। अब चूँकि ये कोस्टल एरिया था तो आते थे वहाँ पे ग्रीक्स वगैरह। अब बात करते हैं लिटरेरी सोर्सेज की। तो ये याद रखिएगा कि कौशाम्बी में आपका लार्ज स्केल एक्सकवेशन किया गया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लिटरेरी सोर्सेज के बारे में। तो 4 मेन वेदास हैं वैदिक लिटरेचर में, लाइक अब 4 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ये 4 वेद हो गए। तो लिटरेरी सोर्सेज से हमें जो वेदास हैं, ऋग्वेद, सामवेद, इससे भी हमें सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पता लगता है। अब जो ये लैंग्वेज था वेदा में, वहाँ पे वैदिक लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। हमें वेदा से रिलायबल इंफॉर्मेशन मिलता है कि अबाउट द सिविलाइजेशन ऑफ वैदिक पीरियड,
वैदिक पीरियड का क्या सिविलाइजेशन था? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वेदा प्रॉपरली वेदांग वेयर कंपोज्ड, तो वेदांग बनाया गया ताकि वेदा को समझा जा सके, जो कि इसमें नंबर जो 6 हैं, मतलब वेदा को अगर पढ़ना है तो आपको वेदांग के पास जाइए। मतलब ये समझिए कि अगर आपको बड़ी बुक पढ़नी है तो पहले उसको कैसे पढ़ा जाता है उसके बारे में आप जानकारी ले लो। तो उसमें ये 6 इन नंबर थे। तो उसमें था शिक्षा यानी कि फोनेटिक्स, फिर कल्प था रिचुअल्स, व्याकरण यानी कि ग्रामर, निरुक्ता मतलब कि एक्सप्लेनेशन, छंद मतलब कि वैदिक मीटर, और ज्योतिष मतलब एस्ट्रोलॉजी। तो ये आपके वेदांग थे, 6 वेदांग थे। तो ये याद रखिएगा कितने वेदांग हैं टोटल, तो 6 इन नंबर। इसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ता और उसके बाद छंद हैं ये, और एक ज्योतिष। अपार्ट फ्रॉम द वेदास ब्राह्मण टेक्स्ट यानी कि अरण्यकास ये भी थे, ठीक है। उसके बाद उपनिषद था, ये भी ऑल्सो इंक्लूडेड इन देम एंड कॉल्ड पोस्ट वैदिक लिटरेचर, ठीक है। इसमें जो वेदास के बाद भी जो ब्राह्मण टेक्स्ट है जिसका नाम अरण्यकास था, उपनिषद था, ये भी इसका भी पोस्ट वैदिक लिटरेचर में इसका नाम दिया गया। अब इनका काम क्या था? तो जो वैदिक लिटरेचर रिचुअल्स होते थे, वो मतलब जो भी उसमें रिचुअल्स, पूजा पाठ, क्रिया, कर्म कांड, क्रिया, ये सब ब्राह्मण टेक्स्ट में होता था। और स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स जो डिस्कस होते थे अरण्यका टेक्स्ट और उपनिषद में। जैसे कि अगर वेद का सपोज करिए कोई 2-4 लाइन है, तो उसमें कुछ स्पिरिचुअलिटी और फिलोसफी अगर प्रॉब्लम लगती है तो उसका एक अलग से किताब निकाल के उसमें लिख देते थे। इसका नाम अरण्यका टेक्स्ट था और उपनिषद होता था। अब बात करते हैं पुराण का। तो पुराण 18 पूरे हैं केवल, जो टोटल पुराण है दीज आर इन द 18, ठीक है। अब पुराण का भी अपना अपना एक थीम है। तो इसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, मानवतार, वंश और वंशानुसूचित, ठीक है, वंशानुसूचित, ये हैं आपके थीम्स ऑफ पुराण में। उसके बाद से जैन लिटरेचर जो है, जैन का जो लिटरेचर था, उन्होंने प्राकृत और बुद्धिस्ट लिटरेचर ने पाली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। जैना ने प्राकृत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया और बुद्धिस्ट लिटरेचर ने पाली लैंग्वेज का। फेमस बुद्धिस्ट रोट जो वर्क्स है, जैसे जतका टेल्स हैं। जतका स्टोरी में क्या होता है कि जो गौतम बुद्ध के जो प्रीवियस बर्थ या फिर उनसे कहानियाँ, जैसे कृष्ण लीला होता है तो ऐसे बुद्ध लीला जो थी वो जतका स्टोरीज़ में ऐसा दिया गया है। ये ऐसा मतलब मैं समझने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जतका टेल्स है हैव ऑल्सो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एज दे आर रिलेटेड टू द फॉर्मर बर्थ्स ऑफ बुद्धा। और इसमें पुराने बर्थ ऑफ बुद्धा के बारे में बात की गई है। इन द धर्म सूत्र स्मृति रूल्स एंड रेगुलेशन आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर ऑल कॉमन पीपल एंड रूलर्स। They can be named as a constitution and law books for the ancient royal system and society. They can also be called Dharma Shastra. They have been compiled from the 600 BC to 200 BC. Among them, Manusmriti and यजना वाक्य स्मृति आर द मोस्ट एंसेंट एंड फेमस। तो याद रखिएगा मनुस्मृति और ये जो यजना वाक्य स्मृति है ये सबसे मोस्ट एंसेंट है और ये फेमस है। तो धर्मसूत्र स्मृति जो था उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन दिया गया है कि कॉमन पीपल्स को क्या क्या रूल्स देना चाहिए। जैसे पहले सोसाइटी वाज डिवाइडेड इन द 4 वर्णास, तो उस 4 वर्णास में किसका क्या कर्म हो सकता है, जैसे कहते हैं ना अपने धर्म का पालन करो, है ना, तो उस टाइप वाला। तो धर्मसूत्र स्मृति में यही था कि किसी व्यक्ति के लिए क्या रूल और रेगुलेशन हो सकता है, चाहे वो एक महिला हो, चाहे वो पत्नी हो, या फिर आपकी बेटी हो या बेटा हो, उसमें सब कुछ कोडिफाइड है। तो वो एक लॉ बुक की तरह काम करता था। उसके बाद भाई साहब एक आते हैं कौटिल्य, मौर्यन पीरियड में। कौटिल्य ये एक अलग ही व्यक्ति थे, ठीक है। ये एक बहुत बड़े विद्वान स्कॉलर थे और साथ साथ में चंद्रगुप्त के एडवाइज़र भी थे। एडवाइज़र क्या, उसके बहुत बड़े, सबसे बड़े समझो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड थे वो, है ना। तो ये इन्होंने कंपोज किया अर्थशास्त्र। इन्होंने ये बताया कि पॉलिटिकल और सोसाइटी और इकोनॉमिक कंडीशन किस तरह से होनी चाहिए, और अर्थशास्त्र को 15 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है एंड इज़ रिलेटेड टू द मोनार्की, और ये मोनार्की से संबंधित किताब है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र किससे है, आपकी मोनार्की से। एक अभी प्रेजेंट टाइम में एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बड़े पावरफुल व्यक्ति हैं, उनको चाणक्य लोग कह रहे हैं। पता नहीं उनको चाणक्य लोग क्यों कहते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आया, है ना। चाणक्य तो एक भी गुण और एक भी बुद्धि नहीं है उनके पास, ठीक है। अब आता है कि द ड्रामा मुद्रा राक्षसा।
तो मुद्रा राक्षसा था, इसको विशाखदत्तन ने लिखा था और इसमें उस टाइम की सोसाइटी और नंदा डायनेसिटी के बारे में ये बताता है। इसका नाम था मुद्र राक्षसा। तो ये विकास दत्ता ने लिखा था, ये याद रखिएगा, ठीक है। किसने लिखा था? विशाखा दत्ता ने लिखा था मुद्र रक्षा को। अब कुछ और हिस्टोरिकल बुक हैं जो काफ़ी फेमस हैं, जैसे कालिदास का मालविका गनीमित्रम है। उसके वैसे बनभट्टा का हर्षचरित है, ये याद रखिएगा, बनभट्टा का बहुत इंपॉर्टेंट बुक है हर्षचरिता। उसके वैसे वटकापी का है आपका गौधवाधो, फिर से विल्हाना का है विक्रमाद्वैचरित, जय सिंह का है कुमार पलचरित, बलाल का है भोज प्रबंध, चंद्रबदाई का है पृथ्वीराज चरित्र। अब लास्ट ईयर क्या हुआ था यूपीपीसीएस में, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि अरेंज इन द फॉलोइंग, ठीक है। तब यहीं इसको अरेंज की कौन सी बुक पहले आई थी, उसके बाद आता है कल्हना का रजत रंगनी। तो ये इस तरह से आ जाता है कि मैच ऑफ द फॉलोइंग द बुक्स। तो ये हिस्टोरिकल बुक्स आपके हुए, जिसमें कालिदास का मालवाकी गनिमित्रम है, बनभट्टा का हरिश्चरित है और वक्कपट्टी है गौधवहो की। इसमें चंद्रबदाई का पृथ्वीराज चरित्र याद रखिएगा। तो वी गेट टू नो द कल्चर ऑफ चोलास, चेरास एंड पांड्या, द 3 किंगडम्स ऑफ द साउथ। दे आर द टोटल ऑफ 30,000 लाइन्स ऑफ पोएम्स इन दिस लिटरेचर। दिस पोएम्स डिवाइडेड इंटू 2 मेन ग्रुप्स। इसका नाम था पादिने किलका दाकू, इसको ऐसे याद रखिए तोड़ तोड़ के, पैडिने किल्क अडाकू, और उसके वजह से पट्टा पट्टू, ठीक है। तो पट्टा पट्टू भी याद रखिएगा, और एक होता पादनी किल्का दुक्कू, ठीक है। तो ये 2 मेन ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया। इसको संगम लिटरेचर के पीरियड में ये है आपका विवरण, ठीक है। तो ये संगम लिटरेचर पीरियड में है। उसके वजह से कुछ फॉरेन राइटर्स आते हैं, इनकी भी अपनी कुछ अलग अलग राइटिंग थी। सो इन फॉरेन राइटर्स में हम बात करते हैं तो आपके इसमें ग्रीक, चाइनीज़ और पर्शियन आर प्रोमिनेंट एमंग फॉरेन राइटर्स, ठीक है। तो ग्रीक और चाइनीज़ ये हैं आपके काफ़ी प्रोमिनेंट हैं। इसमें थेसस, हेरोडोटस वाज ग्रीक्स, निराकुस और ये ऑनसिक्यूटस, अरिस्टोबुलस केम फ्रॉम विद द अलेक्जेंडर के साथ आए थे, मेगास्थनी, ठीक है जी। ओके, मेगास्थनीज हुआ और ये दैमाचुस हुआ, ये दैनिसुस हुआ, ये सेंट टू द मौर्यन कोर्ट आए थे बाय ग्रीक रूलर्स। तो ये याद रखना, मेगास्थनी था और एक दैमाचुस था, ये दोनों के कहाँ आए थे, ये दोनों मौर्यन कोर्ट में आए थे ग्रीक रूलर से। उसके बाद से जो पिलानी होता है वो किताब लिखता है जिसका नाम है नेचुरल हिस्टोरिका इन द 1st सेंचुरी AD। तो ये भी एक जानने वाली बात है। उसके बाद से फाहयान, सुंगयान, ह्वेन तसांग एंड इत्सिंग वेयर चाइनीज़। फाहयान कम टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बिटवीन 375 से और 715 AD के बीच में आता है। ये 375 में AD में आता है। और ये किसके AD उसमें आता है, तो ये आप याद रखिएगा, ये आता है आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य में। फाहयान नाम याद रखिएगा। तो इसका CFL बल्ब होता है ना, तो उससे उसको CF यानी कि चंद्रगुप्त ऐसे फाहयान करके याद रखिएगा। उसके बाद एक आता है, उसका नाम होता है सुंगयान, ये आता है 1512 AD में। ये पूछ देगा अरेंज द फॉलोइंग, हु कम्स द फर्स्ट। तो पहले फाहयान आया था, ठीक है, वो वो आया था 375 AD में। उसके बाद सुंगयान आया था, ये 1518 AD में आया था। इसने कलेक्ट करा था कॉपीज़ ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट इन 3 years। ह्वेन तसांग या फिर इसके ह्वेन तसांग का दूसरा नाम था युआंग चांग, ठीक है। तो ह्वेन तसांग और युआंग चांग ये जो आया था आपका, ये हर्षवर्धन के टाइम में आया था 624 AD में। तो याद रखिएगा, ये 16 साल तक इंडिया में रहा था। एंड हिज ट्रेवलॉग इज़ फेमस CUQ। तो ये याद रखिए, इसकी CUQ नाम की एक बुक थी ह्वेन तसांग की, ठीक है। और ये हर्षवर्धन के टाइम में आया था, 624 AD में आया था, 16 साल तक इंडिया में रहा। और विच कंटेंस डिटेल्स ऑफ 138 कंट्रीज़। भाई 138 कंट्री के डिटेल के इसने अपना ट्रैवलॉग में, बहुत कितना घुमक्कड़ आदमी होगा ये, है ना। उसके बाद से हेन त्वांग की बायोग्राफी वाज रिटन बाय हिज फ्रेंड वे ली। तो याद रखना, ये वेली जो था वो उसने ह्वेन तसांग की उसकी बायोग्राफी को भी लिख डाली। उसके बाद आता है अलबेरेनी, जो कि 973 AD में आता है। ये इन ख्वारिज़ीन से इसका बर्थ होता है। तो ये एक रॉयल एस्ट्रोलॉजर होता है गजनवी का, महमूद गजनवी का एक एस्ट्रोलॉजर होता है, और इसने किताब लिखता है तहकीक हिंद। इसमें पूरे इंडिया की सोसाइटी का उसने डिस्क्रिप्शन किया है।
तो ये आपका हुआ आपका जो भी डिटेल था, इंट्रोडक्शन था, हिस्ट्री का पार्ट, ये हो गया आपका। ठीक है गाइज़, अब नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा प्री हिस्टोरिक पीरियड, तो इसको हम सेकंड वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो गाइज़ बताइएगा वीडियो कैसा लगा, ठीक है, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।